Hello friends, welcome to this lecture. My name is Sagar Wadekar and today we will study about the draft EIA notification which has been put up for public consideration by the government of India. ओके तो हम देखते हैं। तो भाई रिसेंटली क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने आपकी एक ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 ये पब्लिक कंसिडरेशन के लिए डाला गया है। अब कोई भी बिल रहा सरकार यही करती है ना कि भाई अगर कोई नया नया बिल वगैरह रहा तो उसको पब्लिक कंसिडरेशन के लिए डालते हैं जिसके कारण पब्लिक उनको सुझाव दे सके या उसके ऊपर कुछ कमेंट कर सके या उसको और बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर और कमेंट कर सके। तो इसके लिए कोई भी अगर बिल रहा ना तो वो डायरेक्ट पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पहले डालते हैं, उसके ऊपर सुझाव वगैरह लेते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, बाद में उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये हर बिल के साथ में नहीं होता है लेकिन बहुत सारे बिलों के ऊपर एक पब्लिक का ठप्पा लगना जरूरी है, इसलिए ये गवर्नमेंट हमेशा डालती है। तो इसके अंदर एक पॉइंट आ चुका है या आप बोल सकते हैं कि एक क्रिटिसिज्म इसका ये ज्यादा हो रहा है कि भाई ये बहुत वीक बिल है। और वीक क्या कर रहा है, ये आपका इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को वीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। तो ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे आप नाम से पता जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि भाई इम्पैक्ट असेसमेंट करना कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसकी स्कर्टनिटी करना कि भाई उसके पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं। ठीक है। तो भाई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और समझ लीजिए, और उसके कुछ जैसे डेवलपमेंट करना है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हर चीज के होते ही है। ठीक है। तो बट वी हैव टू फाइंड अ राइट बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है। तो उसके अंदर हम वही चेक करते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट ले लिया गया, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें चेक करना है कि भाई वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कितना इम्पैक्ट हो रहा है, वहाँ की इकोलॉजी को कुछ इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है। वहाँ के लोग जो जाने वाले हैं, वहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब आपका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखते हैं, एक सोशल इम्पैक्ट भी देखते हैं उस चीज के अंदर, और पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है। हमारे पास में एक अच्छा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेट पड़ा हुआ है 2006 का बना हुआ, लेकिन उसको लागू करना हमारे देश के अंदर बहुत हार्ड होता है। दैट इज बेसिकली ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर या आपका लॉबिंग होता है इंडस्ट्री की तरफ से। बहुत सारी इंडस्ट्री ये ईआई को एक हर्डल समझती है हमारे अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। और एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी होता है। ठीक है। या तो प्लान को वीकेंड कर दिया जाता है या कंसल्टेशन वगैरह नहीं होता है। तो एक नई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की मतलब एक ड्राफ्ट की जरूरत थी भाई। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसा किया जाए उसकी बहुत जरूरत थी, उसके लिए रूल्स की बहुत जरूरत थी। ठीक है। तो देखते हैं भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता कैसे है। तो ये इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मतलब आपका एक प्री टेस्ट होता है कि भाई उसके अंदर देखो कि भाई इसके लिए स्टडी करने की जरूरत है या नहीं है, या कितनी जरूरत है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं आप, एक्सटर्नल प्लान तैयार किया जाता है कि भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम कैसे करें। ठीक है। अब उसके बाद में स्कोपिंग देखते हैं, भाई प्रोजेक्ट का स्कोप देखते हैं। ठीक है। तो भाई सबसे पहले अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसके अंदर फाइंड करना। ठीक है। और उसके बाद में आपके बायोडाइवर्सिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका, और रिलेटिव टर्म्स में उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट देखना, ये बाहर से हो गया। ठीक है। थर्ड जो होता है आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है। तो भाई जैसे आपने स्क्रीनिंग और स्कोपिंग कर ली, जैसे आप ग्राउंड पे चले गए, आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया, उसके बाद में उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना, उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन करना कि भाई इम्पैक्ट वगैरह हो गए। तो अगर ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो इसके प्रोस क्या होंगे, लेकिन इसके कॉन्स क्या हो गया, इसके ऊपर इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसके बाद में इसका आपका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो चीज भी आपको एसेस करके चलना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में रिपोर्ट बनता है, रिपोर्टिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। मतलब ये एक रिपोर्ट होती है भाई, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के डाल दी है। ठीक है। अब इसका रिव्यू करते हैं तो रिव्यू के साथ में ये एक पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं। जो आपका रिपोर्ट बनता है उसको पब्लिक के साथ में जो जो अफेक्टेड वगैरह पीपल है उनके सामने रखते हैं ये रिपोर्ट। ठीक है। उनसे पूछा जाता है भाई इनका आपके कुछ इसके ऊपर आपत्ति वगैरह है क्या, अगर आपत्ति नहीं है तो इसके अंदर हम क्या और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। और फिर लास्ट में होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब जो रिपोर्ट बनती है आपकी, पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद में
ये ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में डिसीजन मेकिंग के लिए भेजते हैं MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास में। वो आपका फाइनल अथॉरिटी होता है जो प्रोजेक्ट को अप्रूवल देता है या नहीं देना है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, और लास्ट होता है भाई मॉनिटरिंग, कंपाइलेंस, एनफोर्समेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। तो इसमें क्या होता है कि भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, उसके अंदर एक रिपोर्ट तो दे दिया। जैसे समझ लीजिए मैंने एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के आसपास में एक केमिकल फैक्ट्री लगा दी है, ठीक है, तो उससे टॉक्सिक वेस्ट वगैरह जाते हैं। तो फिर उस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में क्या दिया जाएगा कि ये भाई जो भी आपका वेस्ट जाता है उसके लिए एक आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए, ठीक है, और उसका आपको मतलब वो जो ट्रीटेड आपका जो वेस्ट है उसको सही से आपको डिस्पोज करना पड़ेगा। ये सब चीज है ना, इसका मॉनिटरिंग तो करना पड़ेगा ना। तो मॉनिटरिंग, कंप्लायंस वगैरह, एनफोर्समेंट और इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग करना पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग वगैरह मतलब ऐसा होता है कि भाई कंप्लायंस वगैरह सही से होता है कि नहीं, ये हर 6 महीने में आपको रिपोर्ट में बताना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि भाई ये कैसे कैसे EIA बनता है, ठीक है, यही हम पढ़ेंगे आगे में। तो भाई जो असेसमेंट किया जाता है वो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के बारे करती है, ठीक है। और EAC जो होती है उसके अंदर साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, मतलब जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हो गए और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह करते हैं और लोकल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन सबको लिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए और पूरा स्टडी करके एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उसके बाद में पब्लिक कंसल्टेशन के लिए उसको रख देते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन वैसे होता है पीरियड 30 दिन का, 30 दिन के अंदर पब्लिक को बताते हैं कि आपको इसके ऊपर कुछ आपत्ति वगैरह, मतलब जो भी अफेक्टेड पीपल है वहाँ पे वो लोग बताते हैं, उनके साथ में कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। और ये सब मिला के फिर एक फाइनल अप्रेजल रिपोर्ट बनाते हैं और फाइनल अप्रेजल रिपोर्ट को देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के पास में देते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो भी आपका फाइनल अप्रेजल रिपोर्ट होता है, ठीक है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये अप्रूव कर ही देती है। ओके, तो ऐसा होता है भाई। अब ये चीज लिए मतलब लाई किस लिए गई है, ठीक है। तो भाई इसके पीछे आइडिया क्या था, तो आप एक लाइन में बोल सकते हो कि भाई प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल लॉ के भाई EIA क्यों बनाया गया था। तो आपको पता है 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी। उसके बाद में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से एक आवाज आई थी कि भाई आप कोई भी प्रोजेक्ट रहे उसके पहले आप उसका असेसमेंट तो करो कि भाई वो कहाँ पर है, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखो, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट वगैरह देखो। तो ठीक है, तो उसी के कारण जो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया गया था, ठीक है, 1986 के अंदर। और हमारे पास में जो फिलहाल में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट चल रहा है, प्लान चल रहा है, वो 2006 का चल रहा है। तो आपको एक चीज पता है कि भाई इन्वायरमेंटल हार्म जो होता है वो ऑफन इर्रेपरेबल होता है, ठीक है। उम, तो इसके अंदर भी बोला गया कि भाई इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज वगैरह ऑब्लिगेशन के अनुसार EIA बना हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट दी है कि भाई आप इन्वायरमेंट को बचाओ, आप कैपिटलिज्म के पीछे दौड़ते इन्वायरमेंट को खराब मत करो, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई ये हमेशा इररिपलेबल चीज होता है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखते हैं और इसकी अनबायस असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। तो इसी आइडिया के कारण इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लाया गया था कि भाई रेगुलेशन बराबर से हो, कोई भी आके अपने मर्जी से कोई चीज ना करे, ठीक है। तो अब जो रिसेंट नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर दिक्कतें क्या आई है, ठीक है। तो आपको मैं ब्रॉड 4 पॉइंट में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो सबसे डिवास्टेटिंग इसके अंदर जो चीज है वो इसके अंदर दी गई है भाई एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट का मतलब क्या है कि आप पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दो, ठीक है, और समझ लीजिए अगर वो प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसका हुआ नहीं है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, मिनिस्कुल कुछ आपका पेनल्टी देके आप प्रोजेक्ट को शुरू रखो और क्लियरेंस आप बाद में ले सकते हो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सबसे डिवास्टिंग चीज है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो सकता है कि भाई कोई भी कंपनी है वो EIA करने से पहले ही आपका प्रोजेक्ट शुरू कर देगा और बाद में मतलब समझ लीजिए अब उसके अंदर फीस भी बहुत मिनिस्कुल रखी गई है। तो समझ लीजिए अगर 50-60 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, अगर उनको बोला गया कि भाई आप 1 करोड़ हमको पैसा दे दीजिए और आपका कंपनी शुरू रखिए, तो भाई वो फिर धरा का धरा रह गया ना, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम ही क्या रह गया,
ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक मॉनिटरिंग रिपोर्ट करनी पड़ती है, जो कंसल्टेशन रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो हमेशा हर 6 महीने में देनी पड़ती है। अब इसके अंदर ये बोला गया कि भाई साल में एक बार भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो लास्ट जो थर्ड चीज है कि भाई डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन वगैरह है, उसको हमेशा एक्सेप्शन मिला मिला मतलब मिला करता है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा गया है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट रहे, ठीक है, जिसको अगर गवर्नमेंट बोल दे कि भाई ये स्ट्रेटेजिक है, तो ठीक है, तो उसको पब्लिक कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोजेक्ट वैसे ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ ली मैं आगे जाके बोल दूंगा कि मुझे कोल प्लांट लगाना है आपके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, ठीक है, तो वहां पे समझ लीजिए प्रोटेस्ट वगैरह हो गए, तो बस गवर्नमेंट को एक ही चीज करना है कि भाई इसको बोलना है कि भाई हमारा ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, तो वैसे ही वो पब्लिक कंसल्टेशन के मतलब से मतलब रह जाएगा और वो प्रोजेक्ट शुरू रह जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक चीजें हैं, ठीक है। मतलब कंपनीज के पास में इतना पैसा होता है कि वो तो मतलब कोई भी चीज ला सकती है, मतलब कितना भी पैसा ला सकती है, तो उनको मतलब मिनिस्क्यूल परमिशन, मतलब उनको परमिशन लेने की जरूरत वगैरह भी नहीं है। इसके अंदर ये बोला है भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वगैरह रहे सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रहेंगी, ठीक है। और क्योंकि उनको वही स्कर्टिनिटी करने की जरूरत ही नहीं है, बस उनको एक लॉबिंग करके पैसा देना है किसी को और वो बोल दें कि भाई हमारा प्रोजेक्ट हम मतलब स्टार्ट रखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और एक चीज दी गई है कि भाई जो आपका पब्लिक जो आपकी जो रिपोर्ट बनती है ना, अप्रेजल रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनती है, उसके लिए उसका भी जो आपका जो कंसल्टेशन टाइम है उसको 30 दिन से निकाल कर 20 दिन कर दिया गया है, ठीक है। अब 30 दिन से निकाल कर 20 दिन करना मतलब 30 दिन तो पहले से कम बात है कि भाई 30 दिन के अंदर लोगों के पास में नहीं पहुंच पाया या कोई भी चीज हो गई तो फिर क्या करोगे आप लोग, ठीक है। और अभी आप 20 दिन दे रहे हो, मतलब 20 दिन के अंदर हो क्या पाएगा उस चीज के अंदर, मतलब क्या आप कंसल्ट कर पाओगे। तो आजकल तो आपको पता ही होगा कि भाई जो वहां पे देहिंग पटकाई का प्रोटेस्ट शुरू है, वहां पे एक कोल माइनिंग शुरू बहुत साल से शुरू है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग दी गई कि आप वहां पे कोल माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसको परमिशन भी दे दिया गया था, मतलब परमिशन देने के बाद मतलब सब कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में उसको परमिशन दिया गया और उसको बोलते हैं आपके अमेजन ऑफ द ईस्ट, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक आपका नोटिफिकेशन है, इतने इसके अंदर प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि भाई अब जो गैस लीक हुआ था एलजी पॉलीमर के अंदर विशाखापट्टनम के अंदर 12 लोग उसके अंदर मारे गए थे और मतलब हंड्रेड्स लोगों को उन्होंने हार्म किया था। भाई हमको ये चीज पता है कि भाई ऐसे डिजास्टर हो गए, जैसे आपका वो अभी आसाम के अंदर गैस लीक हुआ, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम था कि आप विदाउट एनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना वहां पे आपने शुरू कर दिया था, ठीक है। तो भाई वैलिड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसको डेकेड से नहीं मिला गया था। भाई ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना भाई, वीकनिंग ऑफ ईआई प्रोसेस, ये इसेंशियली एंटी डेमोक्रेटिक है क्योंकि आप लोगों से कंसल्टेशन वगैरह कर ही नहीं रहे हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बताया ना मैंने कि भाई पब्लिक कंसल्टे अगर कोई भी प्रोजेक्ट को हमने स्ट्रेटेजिक कर दिया या कोई भी प्रोजेक्ट को हमने एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दिया, तो भाई पब्लिक का मतलब वहां पे से ही क्या रहा, ठीक है। तो कोई भी लॉबिंग आके कर सकता है भाई, एक मंत्री को आप जाके पैसा दे दो, ठीक है, और उसके बाद में उसको बोल दो कि हमारा प्रोजेक्ट क्लियर करा दो, तो वैसे ही क्लियर करा देगा क्योंकि लॉ ही इतना वीक बना दिया गया है, ठीक है। तो भाई सिस्मिक शिफ्ट जो होते हैं भाई लोकल एनवायरनमेंट, उसके कारण लाइवलीहुड थ्रेटन होता है, उसके बाद में वैली में फ्लड आ सकता है और पूरी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको पता है ना इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो जितने भी अफेक्टेड कम्युनिटी वगैरह रहती है उनके लिए पब्लिक कंसल्टेशन बहुत जरूरी है भाई, उनकी वॉइस तो मतलब सुननी चाहिए ना सरकार ने कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि भाई गवर्नमेंट भी व्यू करती है भाई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन होता है वो इम्पेडेंट है अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, मतलब जल्दी जल्दी परमिशन दे डेवलपमेंट करो, लेकिन आपको एक चीज सारी सारी समझनी पड़ेगी कि भाई एनवायरमेंट रहेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। आप धड़ाधड़ से डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के नाम पे आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये इसके अंदर दिक्कतें वगैरह थी, होपफुली आपको ये चीज समझा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।